नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 3 सितंबर 2020 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। एक किताब है जिसका नाम है द 5 AM क्लब। ये किताब रॉबिन शर्मा की है और इस किताब में एक लाइन है, स्टॉप मैनेजिंग योर टाइम एंड स्टार्ट मैनेजिंग योर फोकस। फोकस एक प्रकार की स्किल है, एक प्रकार की एबिलिटी है। इसको और अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो लेट मी टेल यू कि फोकस जो है वो एक प्रकार का मसल है। जैसे एक्सरसाइज करने से, लेट्स से डंबल करने से आपके बाइसेप्स की साइज जैसे बढ़ती हैं रिपीटेशन से, ऑफ कोर्स, इसी प्रकार से अगर आप पूरे दिन में फोकस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी मेथड्स हैं, आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें हैं फोकस के ऊपर, तो इसको पढ़िएगा, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है जो हमें डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो ज़माना है हमारा, हम डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में जीते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारे मोबाइल के नोटिफिकेशंस। तो हम एक्सपर्ट बन गए हैं डिस्ट्रैक्शन के। फोकस की जो स्किल है वो इसलिए वीक हो गई है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की हमारी जो एक स्किल, जो एक बहुत ही ख़राब स्किल है, वो हमने जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली है। तो इसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। और यहाँ पर वक्त और फोकस की जो बात है, आई गिव यू वन एग्जांपल। आई एम श्योर आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप दिन में 5 आवर्स के लिए पढ़ते हैं, राइट, टोटल जो टाइम है वो 5 आवर्स आपने निकाला और आपने 5 आवर्स तक पढ़ाई की, लेकिन 5 आवर्स के बाद अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने फोकस्ड तरीके से 40 या फिर 40-45 मिनट्स या फिर 1 आवर 1.5 आवर डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी, इतनी ही जेन्यूनली पढ़ाई की है फोकस तरीके से। बाकी का टाइम जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे ना। आई एम श्योर आप सबको एक फोकस तरीके से तैयारी करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप फोकस को एक्सप्लोर करें एज ए सब्जेक्ट, राइट। इसमें पीएचडी की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप सीख लेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस अगर आप सीख लेंगे, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 10 सितंबर तक ईएमआई की ऑफर भी चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज हमारे टेबल के ऊपर है 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। सबसे पहला आर्टिकल जो है, इसका नाम है डिसेंट एंड डिटेंशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है डॉक्टर कफील खान। शायद आप इनको जानते होंगे या फिर इनका जो केस था इसके बारे में जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं। नेवर माइंड, अगर नहीं जानते हैं तो आई विल टेल यू सम बेसिक थिंग्स। 2017 का ये इंसिडेंट शायद आपको याद होगा। 2017 में ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर एरिया है, तो गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई थी, उनको एंसेफेलाइटिस हो गया था। और फिर ये पता चला कि वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थी, और इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मर गए। इतने सारे 100 से भी ज़्यादा बच्चे मर गए। 2017 यही वक्त था, अगस्त 2017 के आसपास की वो खबर थी। तो लगभग 3 साल पहले की ये बात है। तो ये जो डॉक्टर कफील हैं, ये यहाँ पर काम करते थे इस हॉस्पिटल में, और फिर उन्होंने इसके बारे में चीज़ें सामने आई और फिर उनको बेसिकली सस्पेंड किया गया था। इस हॉस्पिटल में से उनको सस्पेंड कर दिया गया एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, सरकार को यह आदेश दिया है कि डॉक्टर कफील खान जो जेल में थे, उनको पहले तो रिलीज़ किया जाए एज क्विकली एज पॉसिबल, तुरंत ही उनको रिहा किया जाए। ये पहला ऑर्डर था। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बताया है कि डॉक्टर कफील जो हैं वो खुद विक्टिम हैं। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, सरकार ने उनके साथ एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनको जानबूझकर जेल में भेजा गया है। 13 फरवरी 2020 को, इसी साल फरवरी में, उनको डिटेन किया गया अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब
आपको पता होगा बेसिक चीज़ें कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट, एक बहुत बड़ी बात होती है किसी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना, यानी कि आप समाज के लिए, आप देश के लिए या फिर एक राज्य के लिए एक ख़तरा है। तो ये एक्ट उनके ऊपर लगाई गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, और उनको डिटेन किया गया। एक दूसरा जो केस चल रहा था उसमें से उनको बेल मिली और उसके बाद उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उनको फिर से डिटेन किया गया। He was arrested on 29th January 2020 for an address to students of Aligarh Muslim University last December. दिसंबर 2019 में उन्होंने एक स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और इस स्पीच को ये बताया सरकार ने कि ये इस पर्टिकुलर स्पीच में उन्होंने देश के खिलाफ बातें की हैं और समाज में एक प्रकार से नफ़रत फैलाने का काम किया है। इनकी स्पीच की वजह से हिंसा हुई है, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लगाई गई, और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये सारी जो भी कलम हैं इनके ऊपर लगाई और उनको फिर NSA के तहत डिटेन किया गया। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट है, द स्पीच डज नॉट डिस्क्लोज एनी एफर्ट टू प्रमोट हेट्रेड और वायलेंस एंड नोवेयर डज इट थ्रेटन पीस इन अलीगढ़। उनकी जो स्पीच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बताया कि इसमें कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है जिससे समाज में एक प्रकार से नफ़रत का फैलाव हो या फिर समाज में हिंसा हो, और किसी भी प्रकार से अलीगढ़ शहर जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार की थ्रेट जो है, वहाँ की जो शांतिमय वातावरण है उसको ख़तरा किसी भी तरीके से उनकी स्पीच जो है वो नहीं पहुँचाती है। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने ये बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस का उपयोग करें और उन स्पीचेस को सुने, तो उनकी स्पीच जो है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका डिसीजन राइट नहीं था, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बताया है। द प्रोसेस टू इन्वोक द NSA itself began only after the bail order. The bench comprising Chief Justice गोविंद माथुर एंड सुमित्रा दयाल सिंह नोटेड। दोनों जजेस जो हैं उन्होंने ये भी नोट किया कि द प्रोसेस टू इन्वोक NSA itself began only after the bail order. बेल ऑर्डर मिलने के बाद NSA की कार्यवाही जो है उसकी शुरुआत हुई, या फिर NSA लगाने की जो शुरुआत है वो बेल मिलने के बाद मिली। द यूज़ ऑफ स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी मीन्स, यहाँ पर आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि एक केस में उनको बेल मिल गई और उसके तुरंत बाद सरकार जो है वो NSA लगाने की प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत कर देती है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर इनको टारगेट किया गया है। इसलिए शायद यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया है कि डॉक्टर कफील खान हैज़ बीन ए विक्टिम ऑफ स्टेट परसिक्यूशन। The use of stringent national security laws against political dissenters. Dissenters का मतलब ये होता है कि सरकार की कोई स्कीम है, पॉलिसी है, सरकार ने कुछ कहा और आप उस चीज़ से, आपका एक मतभेद है, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को मानते नहीं हैं, आपका ओपिनियन कुछ अलग है, तो इसका मतलब ये है कि आपने डिसेंट किया। डिसेंट यानी कि आप और आपका फ्रेंड अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेट्स से महात्मा गांधी जी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड ने कुछ पॉइंट बताया और आप उस पॉइंट से एग्री नहीं करते, आप कहते हैं कि चलो महात्मा गांधी जी का जो प्रिंसिपल था उससे मैं सहमत नहीं हूँ, वट एवर इट इज़। तो ये आप दोनों के बीच में एक आपने डिसेंट किया कि आप उनसे सहमत नहीं है, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर आपका ओपिनियन अलग है और आप कहते हैं कि नहीं, मेरा मानना यह है कि ऐसा होना चाहिए, तो दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। डेमोक्रेसी में यही तो चीज़ होनी चाहिए कि हमारे सभी के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। हाँ, अगर आप कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे नफ़रत पैदा होती है, जिससे हिंसा पैदा हो सकती है या फिर हो गई है, तो ये चीज़ गलत है। ऐसी स्पीचेस जो हैं वो अलाउड नहीं है, वरना फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसमें आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने एक ओपिनियन रखा तो सरकार ने उनको टारगेट किया है। अब फ़िलहाल उनको एक रिलीफ तो मिल चुकी है अदालत से, लेकिन उनके 7 महीने जो हैं वो जेल में बीत गए। कैन यू बिलीव, एक व्यक्ति के 7 महीने वहाँ पर, मीन्स ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में अंडर ट्रायल्स, कितने सारे अंडर ट्रायल्स हैं, लगभग 67% जितने, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं भूल गया, लेकिन 60% के आसपास है कि इतने लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल है, वो जेल में है। और जब भी इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको रिहा किया जाएगा, उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा, लेकिन उनके जो साल वहाँ पर चले गए हैं, वक्त जो चला गया है, वो कभी भी कोई भी वापस नहीं लौटा सकता।
डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रिम सॉवरिन टेंगल, ये जीएसटी के बारे में है। जीएसटी को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी को है मीन्स जीएसटी को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है। जीएसटी में कोई खामियां नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जीएसटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जीएसटी को अगर अच्छी तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिलेगी, और शायद यही चीज़ हमारे देश में भी हो रही है। बार बार चीज़ों को चेंज किया जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड कि पहले 1-2 साल में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अब लगभग 3 साल ख़त्म हो गए हैं, 3 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, और अब ये मैच्योर हो जाना चाहिए। ये जीएसटी का जो लॉ है या फिर जो टैक्स स्ट्रक्चर है, ये 3 सालों में मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में इसके साथ जुड़े हुए इश्यूज़ ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जीएसटी जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं संघीय ढांचा, हमारा जो फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में यूनियन गवर्नमेंट हैं और स्टेट्स हैं, और डिसीजंस जो हैं वो कंसेंट से लिए जाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर कुछ स्टेट्स मना कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है, राइट, जो भी है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, तो उस टाइम पर 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग की जाती है, और 2/3 मेजोरिटी जिसको 2/3 से ज़्यादा, अगर यस वाला ओपिनियन है या फिर नो वाला ओपिनियन, जिसको 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है वो चीज़ वैलिड हो जाती है। ऐसा भी एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर है। तो जीएसटी काउंसिल ने लगभग सभी डिसीजंस जो हैं वो डिस्कशन से लिए हैं। ये वोटिंग सिस्टम का ना के बराबर उपयोग हुआ है, तो अपने आप में ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन फ़िलहाल जीएसटी के ऊपर काले बादल भी मंडरा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब जीएसटी लॉन्च की गई थी, या फिर जीएसटी को लॉन्च करने की बात जब चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा पॉइंट रखा था राज्यों के सामने कि हम आपको 5 सालों के लिए, यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक जो राज्य हैं उनको एक प्रकार का एक गारंटी दी गई थी कि अगर कोई भी कॉम्पनसेशन में या फिर जो भी आपका रेवेन्यू है उसमें एक शॉर्टफॉल मिला तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक राज्य है गुजरात फॉर एग्जांपल, तो जीएसटी से पहले अगर गुजरात को हर साल 100 रुपये की रेवेन्यू की इनकम होती थी, और जीएसटी के बाद अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है, उनको सिर्फ 90 रुपीज़ ही मिले, पहले उनको 100 रुपये मिलते थे लेकिन अब 90 रुपीज़ मिले, तो जो 10 रुपये हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फिर इसमें 100 रुपये जो हैं, मीन्स ये 10 रुपये ऐड कर दिए, 100 रुपये दे दिए गुजरात को। फिर नेक्स्ट ईयर जो है इसमें 14% का एडिशन होगा। आपको 100 रुपये मिल रहे थे पहले, तो नेक्स्ट ईयर आपको 114 रुपीज़ मिलेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर और 14% का एडिशन होगा, तो ऐसे 2022 तक एडिशन होता रहेगा। तो ऐसा एक वादा किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को पे करेगी, और कोई भी शॉर्टफॉल रहा तो कॉम्पनसेशन उनको दिया जाएगा। लेकिन ये जुलाई जो है, जुलाई 2020 में सरकार ने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, लास्ट फिस्कल यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो मार्च 31 मार्च टू बी प्रिसाइज, 31 मार्च 2020 को जो साल ख़त्म हुआ, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का जो साल है फाइनेंशियल ईयर, इसका जो लास्ट पेमेंट था वो सरकार ने कब दिया? जुलाई 2020 को। और इस साल का जो साल है, जो 1 अप्रैल 2020 से शुरुआत हुई, और आज हम कहाँ पर हैं? 3 सितंबर में है। तो आज तक का जो भी पेमेंट है इस फाइनेंशियल ईयर का, वो राज्य सरकार को नहीं मिला है। कोविड-19 का टाइम चल रहा है, राज्य सरकारों ने भी काफ़ी खर्च किया है, और राज्य सरकारों को पैसे की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो लास्ट जीएसटी की मीटिंग हुई थी, 41st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो हुई, तो इस मीटिंग में सरकार ने 2 ऑप्शंस रखे हैं राज्यों के सामने। एक ये है कि आप 97,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो बोरो कर लीजिए, पैसे जो हैं मार्केट में से बोरो कर लीजिए, और इसका जो प्रिंसिपल पे करना है और इंटरेस्ट पे करना है वो कॉम्पनसेशन सेस से पे किया जाएगा।
दूसरा ऑप्शन ये बताया कि आप 2,35,000 या 2.35 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो मार्केट में से बोरो कर लीजिए। इसमें प्रिंसिपल जो है वो कंपनसेशन सेस से दिया जाएगा, लेकिन ये जो लोन आप लेंगे इतने पैसों की, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको खुद को पे करना पड़ेगा। बहुत सारे राज्यों ने क्लियरली बता दिया है कि हमें ये ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2, ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बहुत सारे राज्यों ने क्या बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, आपने वादा किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड चीज़ की गई है, जीएसटी के लॉ में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, तो आप पैसे बोरो कर लीजिए और आप पैसे बोरो करके राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमें क्यों आप बता रहे हैं कि हम पैसे बोरो करें? फाइनेंस मिनिस्टर या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे को बोरो करेगी मार्केट से तो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ कि इससे भारत की जो एक फिस्कल पैरामीटर, भारत की एक छवि जो है, रेटिंग्स जो है भारत की, वो ख़राब हो सकती हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। For now, the only certainty is that the compensation cess levied on demerit goods will stay on beyond 2022. फिलहाल एक ही चीज़ हम सर्टेनली कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन सेस जो मैंने आपको बताया 2022 तक प्रोवाइड करना था, अब इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा तो सरकार ने इंडिकेट भी कर दिया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने इंडिकेट कर दिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम हर रोज़ डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की जो सीरीज़ हैं उसमें इस प्रकार की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदू एनालिसिस और DFNA को देखते हैं, तो उनको ये पूरा टॉपिक पता होगा। इससे आज जो डिस्कशन किए हैं यहाँ पर जो पॉइंट्स है उससे भी ज़्यादा हमने इसके ऊपर थरो डिस्कशन की थी। आई थिंक 7-8 मिनट की थरो डिस्कशन सिर्फ इसी टॉपिक को थी, स्टार्टिंग से लेकर, और 3-4 इसके अपडेट्स आए वो भी हमने देखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप DFNA को नहीं देखते हैं देन वॉच इट। 15 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें आपको फाइनेंशियल खबरें जो हैं वो सारी फाइनेंशियल इकोनॉमी और बिजनेस के साथ जुड़ी हुई खबरें जो हैं वो मिल जाएगी, उसका एनालिसिस मिल जाएगा। 1 error rectified, many to go। बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है ये, क्योंकि इससे पहले भी जब ये डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब भी इसको हिंदू न्यूज़पेपर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, बहुत सारे आर्टिकल्स इस टॉपिक के ऊपर लिखे गए हैं। इट्स अबाउट हिंदू सक्सेशन। 2005 में हिंदू सक्सेशन यानी कि एक फादर हैं, एक कपल है, फादर एंड मदर, उनका एक सन है, एक डॉटर है। तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को पहले क्या होता था कि सिर्फ लड़के को मिलती थी। फिर मीन्स स्टार्टिंग में जब 1956 में ये कानून आया तो उस टाइम पर लड़कियों को भी प्रॉपर्टी दी जाती थी, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि आपके माता और पिता दोनों हयात होने चाहिए, यानी कि वो जीवित होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर सारी प्रॉपर्टी जो है वो लड़के को या फिर बेटे को मिल जाएगी, डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ये टॉपिक क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, या फिर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का जो फेज़ था, फ़िलहाल सिचुएशन काफ़ी अच्छी और डिफरेंट है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा था, महिलाएं जो हैं उनको ना तो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, एजुकेशन नहीं था तो इकोनॉमिकली भी वो डिपेंडेंट थी किसी और के ऊपर, और फिर प्रॉपर्टी में भी कोई भी पार्ट उनको नहीं मिलता था। तो फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी में पार्ट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मार्केट की कोई स्किल नहीं है, तो फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वीक माना जाता है, उसको कमज़ोर माना जाता है। तो ये चीज़ होती है, इसकी एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इस प्रकार की होती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसको लेकर कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। 2005 में पार्लियामेंट ने द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 को अमेंड किया टू ब्रिंग डॉटर्स ऑफ को पार्टनर ऑन ए पार विद सन इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली, कि लड़की जो हैं उनको भी जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें पार्ट मिलेगा। तो लॉ बिस्टोड अपॉन डॉटर्स द सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज दैट ऑफ सन्स। ये 1956 का जो लॉ है उसमें लाइबिलिटीज़ और राइट्स जो हैं जो बेटे को मिलते हैं वही सारी चीज़ें एक बेटी को भी मिलेगी, ऐसा 2005 अमेंडमेंट में किया गया। लेटेस्ट जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 का ये केस है, और अभी कुछ ही आई थिंक 1-2 महीने पहले ही ये केस का डिसीजन आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी है, वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है अपना जो एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का
ये जो केस था प्रकाश वर्सेस फूलावती 2015 का जो जजमेंट था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट की जो गलती थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुधार लिया है। 2020 के इस केस में सुधार ये है कि एक घर में, एक परिवार में जब एक बेटी का जन्म होता है, उसी वक्त वो जो भी प्रॉपर्टी है, जब भी उसका फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जन्म से ही वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की एक हिस्सेदार बन जाती है, राइट। फिर फादर जीवित हैं नहीं हैं, मदर जीवित हैं नहीं हैं, राइट, इट डजेंट मैटर। अगर लड़की का जन्म हुआ और 5 साल के बाद माता पिता दोनों नहीं रहे, तो भी वो जो भी प्रॉपर्टी है, जो हम कहते हैं कि हमारी पूर्वजों की जो भी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी में उनका पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। 2015 का जजमेंट जो था उसमें ये था कि कंडीशन एक रखी गई थी। कंडीशन ये थी कि अगर फादर अलाइव हैं, जब ये अमेंडमेंट किया गया, और ये जो 2005 का अमेंडमेंट किया गया था, उस टाइम पर अगर उनके पिताजी जीवित हैं तभी लड़कियों को वो राइट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसा 2015 में था, लेकिन 2020 में ये सारी कंडीशंस ख़त्म कर दी गई हैं। बर्थ से ही, जन्म से ही लड़की का उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अधिकार बन जाता है। In 1956, equal right of succession at par with a son was given to a daughter, but only after the demise of father or mother. 1956 में ये था कि जब पिताजी और माताजी की मृत्यु हो जाती, उसके बाद ही वो जो लड़की है उसको इसका पार्ट मिलता था। और उसमें भी ये था कि अगर माता या फिर पिता ने कोई विल क्रिएट कर ली है और विल में ये बता दिया है कि सारी प्रॉपर्टी लड़कों को मिल जाए, तो फिर जो बेटी है वो इस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती थी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये अपनी एक राइट डायरेक्शन में भी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर आज ये हिंदू एनालिसिस आपका पहला लेक्चर है, आप पहली बार इसको देख रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कल का जो लेक्चर है, 2 सितंबर का जो लेक्चर है, जिसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा, ट्रीटिंग डेटा एज कॉमन्स। याद आया आपको? कल हमने इसके बारे में बात की थी, मैंने ट्रैफिक का एग्जांपल दिया था कि नॉन पर्सनल डेटा जो है उसके बारे में हमने बात की थी। तो नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? नॉन पर्सनल डेटा ऐसा डेटा है जिसमें एक व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, व्यक्ति या फिर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे कि ट्रैफिक का डेटा जो है, तो उसमें किस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कौन सी कार है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। इन जनरल ट्रैफिक कितना होता है, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक शहर में शाम को 6 बजे जो भी कोई एक चौराहा है तो वहाँ पर, या फिर कोई सर्कल है तो वहाँ पर कितना ट्रैफिक होता है, तो वो डेटा जो है वो नॉन पर्सनल डेटा बन जाता है। और नॉन पर्सनल डेटा का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, पब्लिक पॉलिसी में, नई कोई सर्विसेज गवर्नमेंट को लॉन्च करनी है, तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल जो है वो समाज के लिए, देश के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार ने एक कमिटी का गठन किया था, कल हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये जो कमिटी है, इस कमिटी ने तो ये चीज़ बताई है, रेकमेंड किया है कि जो प्राइवेटली हेल्ड नॉन पर्सनल डेटा हैं उसको ओपन किया जाए। जिनके पास जो भी कंपनीज़ हैं उन्होंने प्राइवेटली हेल्ड डेटा, जो मीन्स प्राइवेटली हेल्ड यानी कि किसी भी कंपनीज़ के पास अगर कोई ऐसा नॉन पर्सनल डेटा है तो ये सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो कमेटी का रिपोर्ट है, एक्सपर्ट का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि व्हाट अबाउट डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। अगर भारत सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने डेटा कलेक्ट किया है, नॉन पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है, तो ये भी लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसके बारे में ऐसी कोई ख़ास बात ये एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट जो है वो नहीं करता है। तो प्रश्न ये है कि वाई डेटा शुड बी ओपन टू सिटीजन्स। सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य जो हैं या फिर सरकार जो हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए। हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून भी है। दूसरी चीज़ कि सरकार जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं, सरकार किन के पैसों का इस्तेमाल करती हैं? टैक्स पेयर्स मनी का। तो अगर हमारे ही पैसों से डेटा कलेक्ट किया गया है तो उस डेटा का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। फिर अगर सरकार ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया है तो फिर एक प्राइवेट कंपनी भी वो डेटा कलेक्ट करे और ख़र्च करे, तो डुप्लीकेशन का जो काम है, मेहनत जाएगी उसमें,
एनर्जी लगेगी, आपकी पैसे लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें डुप्लीकेशन जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। डेटा क्वालिटी, सरकार डेटा कलेक्ट जब करती है तो अच्छी तरीके से एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, तो डेटा क्वालिटी और उसका यूसेज जो है वो एक्सपांड होगा। और ओवरऑल सोसाइटी के लिए 5 पॉइंट्स हैं, ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी इस डेटा का इस्तेमाल मीन्स इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन पर्सनल डेटा सेट्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसे नॉन पर्सनल डेटा जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, और इनको अगर रिलीज़ किया जाए तो इनका इस्तेमाल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगेन रिमेंबर, ये नॉन पर्सनल डेटा है, तो इसमें मेरा और आपका ओवरऑल डेटा लिया जाएगा, नाम, आइडेंटिटी, एड्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि डिजिटल इंडिया पॉलिसी में भी जो 9 पिलर्स हैं उसमें से एक पिलर ये है इंफॉर्मेशन टू ऑल, सभी को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसको भी अगर सरकार ध्यान में रखे तो भी डेटा को रिलीज़ कर देना चाहिए। दूसरा ये है द नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी NDSAP 2012 requires all non-sensitive information held by the public authorities to be made publicly accessible in machine readable format subject to conditions। कि ये जो NDSAP 2012 है, इसमें भी ये बताया है कि जितना भी नॉन सेंसिटिव डेटा आपके पास है ये एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंबल है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, तो हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून भी है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया है, बहुत सारे राज्यों ने भी ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होता है। फिर NDSAP में भी बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरिया में है, इसके ऊपर इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं है। तो गोपाल कृष्णन कमेटी के पास एक बहुत अच्छा मौका था, और अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, कि सरकार के पास जो डेटा है वो डेटा भी लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए, इनका इस्तेमाल लोग कर सके, बिजनेसेस कर सके, और ओवरऑल सोसाइटी का इसमें लाभ हो सकता है। और जब सरकार सामने से ही सारा डेटा रिलीज़ कर देगी, सरकार डेटा को इस्तेमाल करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म पर रख देगी, तो इससे लोगों का भी विश्वास जो है वो सरकार में इंक्रीज़ होगा। विक्ट्री इन अ लॉन्ग बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये आर्टिकल लिखा है जस्मीन कौर ने। ये रिटायर्ड विंग कमांडर हैं इंडियन एयर फोर्स के, और कुछ महिलाओं ने जो एक केस फाइल किया था, तो उनमें से एक हैं जस्मीन कौर। ये केस जो है वो महिलाओं के अधिकार को लेकर था, और इट इज़ अबाउट दिस डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है 17 फरवरी को, और ये डिसीजन जो है एक लैंडमार्क विक्ट्री है महिलाओं के लिए, और उस फाइट की, उस हक का विजय है जो एक लंबे टाइम से महिलाएं जो हैं वो डिमांड कर रही थी। क्या होता है कि पहले ऐसा था कि महिलाएं जो हैं वो 5 सालों के लिए जॉइंट होती थी, और उसके बाद इस टेन्योर को 14 ईयर्स किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट कमीशन की। तो परमानेंट कमीशन से पहले जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो वो 5 सालों का था। 1992 की बात है। मेरे पास लाइंस भी हैं, ये रही एज यू कैन सी हियर। तो 1992 तक ऐसा था कि महिलाएं जो है वो सिर्फ मेडिकल ब्रांचेस में ही काम कर सकती थी। 1992 में नॉन मेडिकल ब्रांचेस जो हैं वो ओपन की गई महिलाओं के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर महिलाएं जो हैं ऑफिसर के तौर पर जॉइंट हो सकती थी। स्टार्टिंग में 5 सालों की सर्विस थी, लेकिन इस पीरियड को रिवाइज करके 14 ईयर्स किया गया। अब प्रॉब्लम ये था कि ये 14 ईयर्स ख़त्म होने के बाद महिलाएं जो हैं उनको फिर निकाला जाता, दैट्स इट, उनकी जो सर्विस है वो ख़त्म की जाती थी, और जो पुरुष हैं वो आगे बढ़ते थे और परमानेंट कमीशन उनको मिल जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि महिलाएं जो हैं उनको भी परमानेंटली कमीशनड किया जाए, और 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज हैं इंडियन आर्मी की, उनमें महिलाओं को PC किया जाए। तो ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कुछ 27 ईयर्स से ये केस जो है वो चल रहा था, ये स्ट्रगल जो है वो चल रहा था। फाइनली 2020 में ये अपने मुकाम तक पहुंच गया है। In the armed forces, both men and women opt for short service commission. However, upon completion of 14 years of service, male officers could get a permanent commission. Women officers who had put in the same numbers of years of services were denied this privilege. जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग दोनों की SSC से होती हैं, 14 साल ख़त्म होने के बाद पुरुष जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं PC की तरफ, और महिलाओं को
महिलाओं के लिए वो रास्ता जो है वो पीसी का बंद हो जाता था, लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। आपके लिए एक प्रश्न है, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों में से कौन सी पहली ऐसी विंग थी जिसने परमानेंट कमीशन महिलाओं को ग्रांट करने की शुरुआत की? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पता है तो बताइए कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से कौन सी वो पहली सर्विस थी। विद द ग्रांट ऑफ पीसी, women officers will now be entitled to serving till the age of retirement। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, तो इससे अब महिलाएं जो हैं वो फुल सर्विस 14 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट की एज तक काम कर पाएगी, ये डिफेंस सर्विसेज में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगी। और भले ही महिलाओं की संख्या कम हो, आर्मी में 3.29% महिलाएं ही हैं और एयरफोर्स में 13% जितनी महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्बैट रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किए हैं। आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड है। आज से 1000 साल पहले, 500 ईयर्स पहले शायद ऐसा होता हो कि उस टाइम के हथियार ऐसे थे जो एक फ़ीमेल के लिए ऑपरेट करने थोड़े डिफ़िकल्ट हों, लेकिन आज के जो हथियार, एक गन जो है, तो ये मेल और फीमेल के लिए नहीं, गन इज़ अ गन, एनी ह्यूमन बीइंग कैन यूज़ इट। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या वो सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है। एक फाइटर जेट जो हैं, तो फाइटर जेट ऐसा नहीं है कि मेल के लिए बनाया है या फिर फीमेल के लिए है। किसी भी व्यक्ति अगर उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, तो वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो या फिर थर्ड जेंडर हो, वो उस प्लेन को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यूके, यूएसए में भी कॉम्बैट रोल में महिलाओं को नहीं रखा जाता, लेकिन इजराइल की जो डिफेंस सर्विस हैं उसमें महिलाओं को एक कमांड की पोजीशन जो है वो दी जाती है। लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में भी हमें देखने को मिलेगी। फिर कुछ न्यूज़ आइटम हैं। कैबिनेट ने एक इंडिया और जापान के बीच में एक एमओयू जो है इसको अप्रूव किया है और ये भारत की जो टेक्सटाइल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और जापानीज मार्केट में हम इसको बेच पाएंगे। हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर ने यह बताया है कि भारत में एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज़ की जाएगी। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शोक व्यक्त किया है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो हैं, उनके निधन के ऊपर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। गूगल पार्टनर्स विद बांग्लादेश फॉर फ्लड फोरकास्टिंग। सुमित नगाल becomes first Indian to win Grand Slam singles main draw match in 7 years। सरकार ने पबजी और ऐसे टोटल 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च किया है, मिशन कर्मयोगी। और ये जो मिशन कर्मयोगी हैं ये सिविल सर्वेंट्स को, एक बार आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर ले उसके बाद ट्रेनिंग के लिए है। तो ये एक मीन्स के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कर्मयोगी बनाना, ये इसका एक लक्ष्य है। Cabinet approves introduction of J&K official language bill 2020। Health Ministry releases SOP for conducting examination। कोविड-19 रिकवरी 77% तक पहुंच गई है। और एक और प्रश्न है आपके लिए, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाहर आया है और इसमें भारत जो है वो टॉप 50 में पहली बार हमें देखने को मिला है। तो प्रश्न ये है कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, कौन बनाता है, कौन सी वो इंस्टीट्यूशन या फिर संस्था है जो इसको डेवलप करके लॉन्च करती हैं। और गवर्नमेंट सेज ऑल कैलेंडर, डायरीज, सिमिलर मटेरियल्स टू बी डिजिटल नाउ। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। इसके बाद आपको इंग्लिश वर्जन मिलेगा द हिंदू एनालिसिस का। और मेरे वीडियो की बात करूँ तो डेली फाइनेंशियल एनालिसिस भी आज आपको देखने को मिलेगा, लाइक एवरी डे। आज भी मीन्स जल्द से जल्द डिलीवर किया जाएगा। एन्जॉय योर डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।